नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। दिल्ली में कोरोना के मामलों के कम होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में कोरोना के 4044 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 25 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। संक्रमण दर अब धीमी हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 34,088 लोगों की टेस्टिंग की गई है। कम टेस्टिंग को लेकर लगातार विवाद भी है। कहा जा रहा है कि कम मामलों का एक कारण यह भी है, लेकिन अब दिल्ली में संक्रमण दर भी कम होने लगा है। जो कभी 30% के भी ऊपर चला गया था, अब 10% से भी कम हो गया है। ऐसे में पहले की तुलना में स्थिति सुधरी है और कोरोना का पीक गुजर चुका है। सरकार के फैसले भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना के मामलों के कम होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 4044 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 25 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण दर भी अब धीमा पड़ गया है और अभी 8.60% चल रहा है संक्रमण दर। टेस्टिंग की बात करें तो उसका ग्राफ भी लगातार नीचे जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 34,088 लोगों की टेस्टिंग की गई है और कम टेस्टिंग को लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि कम मामलों का एक कारण ये भी है कि कम टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अब दिल्ली में संक्रमण दर भी कम होने लगा है। जो कभी 30% के भी ऊपर चला गया था, वो अब 10% से भी कम हो गया है। ऐसे में पहले की तुलना में स्थिति सुधरी है और कोरोना का पीक भी गुजर चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार के फैसले भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रही थी पिछले दिनों, लेकिन अब लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर भी अब कम हो गई है। दरअसल जो संक्रमण दर 30% के ऊपर थी, वो अब कहीं ना कहीं 10% से भी नीचे दिख रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना संक्रमण की जो दर है उसमें कमी देखी गई है। जो 30% से ऊपर एक दौर में देखी जा रही थी, अब ये बताई जा रही है कि संक्रमण दर 10% से भी नीचे पर हो गई है। ऐसे में ये राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के आंकड़े थे वो पहले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, मेरे और कहीं ना कहीं वो आंकड़े जो है वो घटते नजर आ रहे हैं और लगभग 4044 आंकड़े जो है वो सामने आ चुके हैं। यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। मगर जब बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, या फिर कहें दिल्ली सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश की गई, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई गई, उसको लेकर लगातार लोग जो है वो कहीं ना कहीं सहयोग देते हुए नजर आए और जिसकी वजह से कि जो आंकड़े हैं वो कम होते नजर आए। मरने वालों की संख्या की बात करें वो भी लगभग घटकर 25 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर की जाती है और जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ये आरोप लग रहा था कि दिल्ली सरकार के ऊपर जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो कम की जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो कम दिखाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें पॉजिटिव रेट की या फिर कहें जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं यही दर्शाते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया बिल्कुल बढ़ाई गई है। यहाँ तक कि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो कम होती नजर आ रही है और जो संक्रमण दर है वो भी घटता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार बाजारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं डर जरूर लगता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से डी डे में की बैठक की गई, जिसके अंदर लगातार उपराज्यपाल ने लगातार कोशिश की गई कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों के लिए टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, इसके अंदर लगातार जनता का सहयोग मिलता हुआ नजर आया। मगर जो व्यापारी वर्ग थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे, मगर उनकी भी नाराजगी उपराज्यपाल ने दूर कर दी है, तो उसको लेकर भी अब राजनीति होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है और लगातार, लेकिन राजीव यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग कम हो रही है, वजह यही है कि संक्रमण दर भी कम हो रही है। मामला कहाँ पर फंस रहा है? क्योंकि वैक्सीनेशन का अभियान भी तेजी से चलाया गया है। इस दौरान ये माना जा रहा है कि लोगों में संक्रमण जो होने की जो क्षमता थी, या ये कहें कि जो उनकी इम्यूनिटी पावर थी, वो कहीं ना कहीं मजबूत वो हुई है। ऐसे में संक्रमण का जो प्रचार प्रसार है वो कम हो रहा है। तो क्या वास्तव में टेस्टिंग की जो कमी आ रही है, वजह यही मानी जा रही है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की तरफ से या फिर क्या है कांग्रेस की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी की यानी दिल्ली सरकार के ऊपर चलेगी। आरोप लगाए जा रहे थे कि टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो कम की जा रही है, जिसकी वजह से आंकड़े कम नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आंकड़ों की, तो आंकड़े भी कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो डॉग विशेषज्ञों की बात माने तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा गया था कि जनवरी के लास्ट में कहीं ना कहीं इसकी पीक देखने को मिलेगी, मगर वो जो पीक है वो कहीं ना कहीं अब गुजरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आंकड़े जो है वो घटते हुए नजर आते हैं। मगर यहाँ पर बात करें पॉजिटिव रेट की, तो लगातार वो भी घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी 10% के करीब नीचे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत जरूर मानी जा रही है। मगर यहाँ बात करें टेस्टिंग की प्रक्रिया की, तो टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार कहते हैं वैक्सीन सेंटरों पर की बात करें या फिर और जगहों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, वहां पर निरंतर जारी है और लगातार उस टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया भी जा रहा है। मगर जो अब आंकड़े हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग बाग जो है वो आइसोलेशन के अंदर ही यानी कि होम आइसोलेशन के अंदर ही अपना इलाज करा रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो आंकड़े जो जो होम आइसोलेशन के थे, वो भी घटते हुए नजर आ रहे थे। तो इसी के लेकर कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं, वो बिल्कुल संतोषजनक नजर आ रहे हैं और दिल्ली सरकार और डीडीएमए की तरफ से अब राहत वाली सांस होती नजर आ रही है। मगर यहाँ बात करें 4000 जो केस आ चुके हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार और कोशिश कर रही है, ताकि और पॉजिटिव रेट जो है वो कहीं न कहीं घटती हुई नजर आए। कोरोना के आंकड़े जो हैं वो और घटते हुए नजर आए। मगर देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर ये आंकड़े और ज्यादा घटेंगे। मगर कहीं न कहीं इन आंकड़ों को लेकर या फिर कहें कि जो होम आइसोलेशन के अंदर लोग जो अपना इलाज करा रहे हैं, उनको लेकर ज़रूर राजनीति होती नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि जो व्यापारी वर्ग को कहीं न कहीं डीडीएमए की बैठक के अंदर राहत दी गई, कैसे वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, ऑड इवन हटाया गया, उससे कहीं न कहीं उसके अंदर भी राजनीति होती नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा बार-बार कहीं न कहीं ये कह रही है कि जो सतीश उपाध्याय जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने भी यही कहा कि कैसे उपराज्यपाल से उन्होंने गुहार लगाई है, तो इसलिए आकर जो है व्यापारियों को राहत दी गई है। मगर यही चीज़ आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हमने गुहार लगाई थी उपराज्यपाल से, उन्होंने इसकी वजह से आंकड़े कम किए हैं। तो कहीं न कहीं हर तरीके से जो है कि हर तरीके से कोशिश ज़रूर की जा रही थी, मगर व्यापारी भी खुश है और कहीं न कहीं उनके पास व्यापार भी होता हुआ नज़र आएगा और जो आंकड़े हैं, वो भी कम होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं दोनों तरफों से कहीं न कहीं राहत ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। जी। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता, तो जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब वाद-विवाद भी लगातार जारी है। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में कम होने का सिलसिला लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों में अगर जिक्र करें तो कोरोना के मामले 4044 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 25 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संक्रमण दर भी अब धीमा पड़ गया है और अभी 8.60% संक्रमण दर चल रहा है। टेस्टिंग की बात करें तो उसका ग्राफ भी लगातार नीचे जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 34,088 लोगों की टेस्टिंग की गई है। कम टेस्टिंग को लेकर लगातार विवाद है और कहा जा रहा है कि कम मामलों का एक कारण ये भी है, लेकिन अब दिल्ली में संक्रमण दर भी कम होने लगा है, जो कभी 23% के ऊपर चला गया था, अब 10% से भी कम हो गया है। ऐसे में पहले की तुलना में स्थिति सुधरी है और कोरोना का पीक गुजर चुका है। सरकार के फैसले भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई जब बीजेपी ने जयंत चौधरी को साथ आने का न्योता दिया और आरएलडी अध्यक्ष इस ऑफर को ठुकरा चुके हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफिल करवाना पड़ा, देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। आज जयंत चौधरी और हम लोग विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यह चुनाव चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। वहीं जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से ऑफर मिलने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अमित शाह का न्योता कौन स्वीकार कर रहा है। उनके हालात ऐसे हैं कि उन्हें न्योता देना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर कहा कि उन्हें मैं समझा दूंगा, वो हमारे रथ में बैठेंगे। और वहीं मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए,
आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर निर्यात उत्पादन बढ़ता है तो किसानों को बेहतर पैदावार मिलेगी, जिसका अर्थ है कि अंगूर, चीकू, पेरू की खेती जैसे विभिन्न अनाज उत्पादों से शराब बनाई जाती है और किसानों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। किसानों के सामान की कीमत मिल सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ये किसानों के हित में है। राजनीतिक दल इसे नाजायज तूल दे रहे हैं। इसी के साथ संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरा देश में एक गंभीर विषय है। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 विधायकों को दुराचार के लिए निलंबित कर दिया गया, जिनकी बहाली पर आज जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन राज्यपाल ने 12 विधानसभा सदस्यों के फाइलों को राजनीतिक दबाव में रखा है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अदालत इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। देखिए, डेंजर टू डेमोक्रेसी की बात करें तो बहुत से बातें हैं। अगर ये 12 सदस्य हैं, उनको निलंबित किया है, ये अगर डेंजर टू डेमोक्रेसी है तो हमारे राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र के हैं, जिसने 12 नॉमिनेशन जो है सदस्यों के विधान परिषद काउंसिल के, उनको 2 साल तक क्यों रोक कर रखा है? क्या ये उनका हक नहीं है कि वो अंदर जाकर लोगों की बात रखे, राज्य की बात रखे? ये तो सबसे बड़ा डेंजर टू डेमोक्रेसी है, लेकिन उस बारे में कोई न्यायालय निर्णय नहीं ले रहा है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात। तो ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि अगर निर्यात उत्पादन बढ़ता है तो किसानों को बेहतर पैदावार मिलेगी, और जिसका अर्थ है कि अंगूर, चीकू, पेरू की खेती जैसे विभिन्न अनाज उत्पादों में शराब बनाई जाती है और किसानों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। किसानों के सामान की कीमत मिल सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यह किसानों के हित में है। राजनीतिक दल इसे नाजायज तूल दे रहे हैं। और इसी के साथ संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरा देश में गंभीर विषय है। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 विधायकों को दुराचार के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिनकी बहाली पर आज जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन राज्यपाल ने 12 विधानसभा सदस्यों की फाइलों को राजनीतिक दबाव में रखा और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अदालत इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि अगर निर्यात उत्पादन बढ़ता है तो किसानों का बेहतर पैदावार मिलेगी, जिसका सीधा अर्थ ये होता है कि अंगूर, चीकू, पेरू की खेती जैसे विभिन्न अनाज उत्पादों से शराब बनाई जाती है और किसानों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। किसानों के सामान की कीमत मिल सकती है और जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो सकता है। ये किसानों के हित में है। राजनीतिक दल इसे नाजायज तूल दे रहे हैं। और इसी के साथ संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र के लिए खतरा देश में एक गंभीर विषय है। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 विधायकों को दुराचार के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिनकी बहाली पर आज जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन राज्यपाल 12 विधानसभा सदस्यों की फाइलों को राजनीतिक दबाव में रखा है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाना चाहिए, लेकिन कोई भी अदालत इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुरारी सिंह मुंबई से संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से
लगातार अब बीजेपी और शिवसेना सरकार में ये कहें कि तूल पकड़ता ये मामला नजर आ रहा है कि सुपरमार्केट में भी अब बड़ी दुकानों में शराब मिलेगी। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को समझाइए। जी योगेश, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने शराब उत्पादन को लेकर के पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी और आखिरकार अब जो है महाविकास आघाड़ी सरकार ने आपसी सहमति के बाद सुपरमार्केट, किराना दुकानों में शराब बिक्री की अनुमति दी है। इसमें जो कंडीशन रखा गया है कि 1000 वर्ग फुट की जो दुकानें होगी वहां पर अलग से काउंटर बनाए जाएंगे और अलग से एक व्यक्ति वहां रहेगा जो उसकी बिक्री करेगा। लेकिन इस आदेश के कह सकते हैं कि बाद बीजेपी जो है पूरी तरह से आक्रामक हो रही है। विधानसभा विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर हो या पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि युवाओं को बर्बाद करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। जबकि सरकार में मंत्री नवाब मलिक की माने या शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के बयानों पे माने तो उनका कहना है कि उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो किसानों को होगा, क्योंकि चिक्कू, पेरू और जो अंगूर की खेती है उसमें जो है इजाफा होगा और इससे किसानों को एक आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन बीजेपी इसे मात्र जो है कि कह रही है कि नशाखोरी को बढ़ावा देना है, युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ये सटीक रास्ता महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया है। बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। जी योगेश। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर मुरारी ये इस बात की ओर देखें कि बीजेपी ये कह रही है कि शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है, नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सवाल तो एक ये भी उठता है कि जिस तरीके से अर्थ जगत का पूरा खेला होता है, क्योंकि संजय राउत भी ये कहते नजर आए कि सरकार उन्हें चलानी है और प्रदेश को उन्हें संभालना है। ऐसे में आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। माना जाता है कि आबकारी विभाग की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, क्या वहां पर शराब पर कोई ठोस कानून या कड़े पाबंदी ऐसी लगाई जाती हैं? क्या ये बीजेपी के नेता कुछ इस मुद्दे पर बोलते नजर आए क्या? देखिए, इसी सवाल को नवाब मलिक ने भी उठाया था। जैसे ही बीजेपी ने इसका विरोध किया तो एनसीपी कोटे से मंत्री व एनसीपी के जो प्रवक्ता हैं नवाब मलिक, उन्होंने कहा कि गोवा और हिमाचल में जिस तरीके से शराबें बिक रही हैं, क्या वहां पर बीजेपी शासित राज्य है? क्या बीजेपी को वहां दिखाई नहीं देता कि वहां के युवाओं को जो है नई पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं? उनके राज्यों में जहां उनका राज्य है, जहां उनका शासन है, वहां पर भी तो शराब बिक्री की जा रही है, राजस्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं निशाना एनसीपी सहित शिवसेना साध रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर संजय राउत सहित महाविकास आघाड़ी की जो भूमिका है वही है कि दुकानदारों के अलावा सबसे ज्यादा किसानों को एक बड़ा फायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि पेरू, चिक्कू और जो अंगूर की खेतियां होती हैं ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। अगर इन्हें शराब उत्पादन में लगाया जाए तो इससे बिजनेस और व्यापार बढ़ सकता है। लेकिन बीजेपी से जी बिल्कुल, बीजेपी तो एक तरफ किसान हितैषी अपने आप को बताती है, चाहे केंद्र की सरकार को कहें या राज्य की अलग अलग जगह जहां उनकी सरकारें हैं उनको कहें। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के मुद्दे की बात करने की बात कहती है और कहती है कि वो किसानों का खासा ख्याल रखती है। ऐसे में संजय राउत जब कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये कदम उठाया गया है, किसानों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, ऐसे में संजय राउत ने ये बात कही है कि किसानों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, इजाफा हो सके। तब फिर बीजेपी को आपत्ति कहां पर आ रही है किसानों को लेकर? देखिए, अगर किसानों के उत्पादन की बात करें या फिर सरकार के राजस्व की बात करें तो दोनों जगहों से यहाँ पर सरकार को भी एक बड़ा बेनिफिट फायदा दिखाई दे रहा है कि उनका राजस्व जमा होगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों में भी एक कह सकते हैं कि जिससे खपत होगी इस शराब बनाने में, जो फल कह सकते हैं कि उसमें खपत होंगे, उसकी जो है कि निर्यात बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन बीजेपी का मानना है कि जिस तरीके से मुंबई की बात करें या फिर मुंबई से सटे जो जिले हैं वहां पर बात करें कि शराब को लेकर के आए दिन जिस तरीके से मैटर देखने के लिए मिलते हैं,
बाप बेटे में झगड़े मिलते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं शराब के लिए। और महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर शराबबंदी के लिए महिलाओं ने कई बार मोर्चा भी खेल रखा है। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार एक तरफ जहां राजस्व को और किसानों को सहयोग देने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी का मानना है कि इन सब चीजों से जो नशाखोरी है वो बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा। अब ऐसे में इन लोगों के विवाद में फायदा किसका होगा ये तो पाना मुश्किल है, लेकिन शराब पर एक बार महाराष्ट्र में सियासत जरूर तेज हो गई है। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन अगर जिस तरीके से किसानों का जिक्र किया जा रहा है तो जो भी किसानों का अगर देखा जाए, क्योंकि किसान वर्ग के लोगों को ख्याल करने की बातें हमेशा सरकारें कहती हैं, तो किसानों की कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई किसानों के वर्ग को लेकर के? क्या कुछ उनमें चर्चा चल रही है इस मुद्दे पर? क्योंकि अब आमने सामने जिस तरीके से खींचतान दिख रही है बीजेपी और शिवसेना में। अगर किसानों की बात करें तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन किसानों की अगर खेती की बात करें तो महाराष्ट्र होती है। अगर पेरू की बात करें, टिप्पू की बात करें तो पुणे से लेकर के लातूर, मतलब 5 से 7 ऐसे जिला है जहां पर शराब बनाने की चीजें पैदावारी होती है। बाकी अन्य जिलों में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उनमें उन किसानों की क्या राय होगी ये इंतजार करना होगा, लेकिन जिन किसानों को इससे फायदा है वो जरूर सरकार के साथ में खड़े हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें या जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि कोरोना काल के बाद अगर सरकार को कुछ करना था तो किसानों के लिए जो कर्ज माफी थी या उनके बीज की जो दिक्कतें होती थी या जहां पर पानी की समस्याएं होती थी या बिजली की जो समस्याएं हैं, लगातार लॉकडाउन की वजह से निर्यात की कमाई नहीं हो पाई है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, कई जगहों पर बिजली के बिल काटे जा रहे हैं। तो सरकार को इस मुद्दे पर, इस मसले पर ध्यान देना चाहिए, न कि शराब की व्यापार को बढ़ाने की देनी चाहिए। हालांकि किसान इससे कितना खुश है, 2-4 दिन में जब उनके बयान आएंगे तो इससे साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि मुंबई जैसे या महाराष्ट्र जैसे राज्य में और मुंबई जैसे शहर में जिस तरीके से वहाँ पर खास तौर पर अक्सर नशे को लेकर के तमाम सारे सवाल उठते रहते हैं। नशे को लेकर के चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बड़े ड्रग्स जैसे मामले तमाम सारे पिछले दिनों आ भी चुके हैं, उनका खुलासा भी हुआ है। ऐसे में क्या वास्तव में ये एक नशे को बढ़ावा, जो ग्रामीण क्षेत्र महाराष्ट्र में हैं उन क्षेत्रों में भी नशे को बढ़ावा देने के लिए ये एक कदम वास्तव में क्या साबित हो सकता है क्या? जी ये कहना गलत नहीं होगा। हम जीरो ग्राउंड पर देखते हैं कि जब ट्राइडे होता है, जिस दिन शराब की दुकानें बंद होती हैं, उस दिन बड़े पैमाने पर कालेबाजारी किए जाते हैं। किराना दुकान से लेकर के आम जो ठेकेदार होते हैं वो इसकी सप्लाई करते हैं। अगर गांव खेड़े की बात करें, जैसे महाराष्ट्र का एक सांगली, औरंगाबाद, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये जो इलाके जो गांव खेड़े में पड़ते हैं, यहाँ पर भी आए दिन शराब से हुई घटना, शराब से हुई मारपीट की कई ऐसे खबरें आ चुकी है। अगर ऐसे में आसानी से इन्हें चीजें मिलेंगी तो जरूर जायज सी बात है कि जो नशाखोरी है वो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जहां किल्लत होती थी, जहां दिक्कत होती थी, जहां पर नहीं मिलती, उन जगहों पर बात है जो झगड़े होते थे या जो मैटर होते थे इससे उसका बढ़ावा मिलेगा। अब ऐसे में राज्य सरकार किस तरह की गंभीरता लेती है और क्या कुछ गाइडलाइन रखती है ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, गाइडलाइन क्या रखेंगे ये सरकार डिसाइड करेगी, और दूसरी बात गंभीरता कितनी होती है ये सरकार डिसाइड करेगी, ठीक बात है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वास्तव में, जिस तरीके से आपने कहा कि ये चलिए राजीव, फिलहाल समय के अभाव के चलते आपको यहीं रोकेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।